तो करें भाई शुरू फिर आज का वीडियो। तो जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का वेलकम है ना। बहुत बहुत स्वागत है इस चरण में। और आज का ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड वाले आप में से जितने भी बच्चे हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है ना। अच्छा, एक चीज और, पिछली जो वीडियो थी मेरी प्रीवियस वीडियो, आप लोगों ने उस पर इतना सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे खासे व्यूज थे उस पर, तो उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है ना। यहाँ पर ये दिल आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पिछली वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं ना। अब बताता हूं आज की वीडियो में क्या होगा। देखो, मैंने टॉप 50 क्वेश्चन है ना, टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, और वो भी केवल हिस्ट्री के है ना। और कहां से लिए हैं? लूसेंट का जबरदस्त निचोड़ करके टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए है ना। केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक भी है और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है ना, जो कि सहायता करेंगे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज और है, जब वीडियो खत्म होगा लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है इस वीडियो में है ना। 50 क्वेश्चन में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही थे है ना। तो करते हैं शुरू, चलिए इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें बोल रहा है कि अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों बेसिकली अष्टाध्यायी जो है वो क्या है कि संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक बोल सकते हो या फिर पहला ग्रंथ बोल दो इसको है ना। तो अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला वेद व्यास, और दूसरा पाणिनि, और तीसरा सुखदेव, और चौथा है वाल्मीकि है ना। तो दोस्तों ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है पाणिनि जी के द्वारा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, पहला है ना। अष्टाध्यायी जो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है पाणिनि जी के द्वारा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था है ना। तो कौन सा चीनी यात्री भाई साहब भारत आया था, यहां पर पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, ह्वेन त्सांग, और दूसरा है हेरोडोटस, और तीसरा है मेगास्थनीज, और चौथा है प्लिपनी है ना। तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री भारत आया था वो आया था हेन त्सांग है ना। और दोस्तों ये कब भारत आया था, ये आया था 629 ईस्वी में है ना। 629 ईस्वी में भारत आया था। और इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का, कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें ये अध्ययन करने के लिए आया था है ना। किस लिए आया था ये? नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन करने के लिए और कुछ बौद्ध ग्रंथों को जानने के लिए है ना। तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था भाई? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब आया था? 629 ईस्वी में है ना। चलिए बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी है ना। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, जिसको हम लोग ASI के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1784 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, और 1861 ईस्वी में, और 1800 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 ईस्वी में है ना। किसके द्वारा हुई थी ये स्थापना? दोस्तों उस टाइम पे जो वॉइस राय था भारत का वो था लॉर्ड कनिंग है ना। लॉर्ड कनिंग था उस टाइम पे भारत का वॉइस राय जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई है ना। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें बोल रहा है भाई कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है जॉन मार्शल, एन कनिंघम, और तीसरा है दयाराम साहनी, और चौथा है जेम्स प्रिशेप है ना, प्रिशेप। तो यहाँ पर देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने है ना। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और पूछे कब की थी, तो भाई ये खोज की गई थी 1921 ईस्वी में है ना। किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। दोस्तों सोने के जो सिक्के चलाए गए थे सर्वप्रथम भारत में, वो किसने चलाए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है कुषाण, शक, गुप्त, और इंडो बैक्ट्रियन। तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई गई थी इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। किसने चलाए थे सबसे पहले सोने की मुद्राएं? वो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ पाया गया है ना। स्विमिंग पूल मतलब। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो स्नानगार पाया गया है वो किस जगह पर पाया गया है सिंधु सभ्यता में। तो यहाँ पर ऑप्शन है, जगहों के नाम लिख रखे हैं कुछ, जैसे लोथल में, दूसरा है हड़प्पा में, और तीसरा है मोहनजोदाड़ो में, और चौथा है चनोदड़ो में है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो स्नानघर पाया गया है वो पाया गया है मोहनजोदाड़ो में है ना। तो कहां पर पाया गया है भाई? वो पाया गया है मोहनजोदाड़ो में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा है ना, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है 7वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है।
दोस्तों सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है ऋग्वेद में? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु को, गंगा को, या फिर सरस्वती को, या फिर ब्यास को। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो माना गया है सरस्वती को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग की गई है नदी, मतलब सबसे अधिक बार जिसका नाम लिया गया है वो है सिंधु नदी का, है ना। पर सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? वो माना गया है सरस्वती को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यानी कि सरस्वती, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो अगला क्वेश्चन है भाई, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, है ना, या फिर किसके द्वारा की गई गायत्री मंत्र की रचना? तो यहाँ पर पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं भाई यहाँ पर, वशिष्ठ ने, या फिर विश्वामित्र ने, या फिर इंद्र ने, या फिर परीक्षित ने, है ना। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है वो की है विश्वामित्र के द्वारा, है ना। किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है भाई, नवा क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी थी, है ना। जब हम लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें पूछ रहा है कि जो सूक्त थे उनकी संख्याएं कितनी थी। यहाँ पर ऑप्शन है 1128, 1020 और 1028 और 1228, है ना। तो दोस्तों सूक्तों की संख्या कितनी थी? वो थी 1028, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। सूक्त कितने थे हमारे पास उस टाइम पर? सूक्तों की संख्या थी 1028, है ना। और यहीं पर हम लोग पढ़ते थे मंडलों की संख्या कितनी थी? तो मंडलों की संख्या थी दोस्तों 10 मंडल, है ना। कितने थे? 10 मंडल। और सूक्त कितने थे? 1028। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो 10वां क्वेश्चन है और यहाँ पर बोल रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। टोटल कितने महाजनपद थे दोस्तों, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना महाजनपदों का उदय, तो उसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्या थी इनकी। तो ऑप्शन है 14, 12, 16 और 15। तो दोस्तों टोटल कितने महाजनपद थे? टोटल महाजनपद थे 16, है ना। जैसे मगध था, है ना। तो इस तरीके से महाजनपदों की जो संख्या थी वो थी टोटल 16। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा। कितनी थी भाई महाजनपदों की संख्या? वो थी 16, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें बोल रहा है कि मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था, है ना। कौन सी सदी थी जिसमें मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4वीं सदी, 5वीं सदी, या फिर 6ठी सदी, या फिर चौथा ऑप्शन है 3री सदी में। तो दोस्तों मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था ना वो हुआ था 6ठी, है ना। कौन सी सदी में हुआ था? 6ठी सदी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं उसको। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका राजवंश का शासन था, है ना। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर तो उत्तर की तरफ कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके मौर्य वंश, अगला ऑप्शन है नंद वंश और इसके बाद हर्यक वंश और फिर शुंग वंश। तो दोस्तों जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो राजवंश शासन कर रहा था वो था नंद वंश, है ना। कौन सा शासन कर रहा था? नंद वंश, है ना। और नंद वंश के बाद फिर क्या होता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है ना, क्योंकि इसका अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? वो था घनानंद, जिसको क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है और फिर से शुरुआत हो जाती है मौर्य साम्राज्य की, है ना। तो हम लोग ने क्या जाना कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पर कौन राज कर रहा था? तो वो कर रहा था नंद वंश राज कर रहा था, है ना। कौन सा वंश था? नंद वंश। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखते हैं हम लोग। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि महावीर की माता का क्या नाम था, है ना। तो दोस्तों महावीर की माता का क्या नाम था? यहाँ पर ऑप्शन है यशोदा, त्रिशला और देवानंदी और अनुजा, है ना। दोस्तों महावीर की जो माता का नाम था वो था त्रिशला, है ना। क्या नाम था? त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था महावीर जी की माता का? वो था त्रिशला, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग और अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 14वां क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, है ना। किस जगह पर प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी। तो कहां पर दिया था भाई पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने? वो दिया था सारनाथ में, है ना। कहां पर दिया था? सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? वो कहां दिया था? सारनाथ में, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, है ना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो किस नाम से जाने गए थे सिद्धार्थ जो थे? तो ऑप्शन है बुद्ध, महावीर या फिर वर्धमान या फिर पार्षद। तो किस नाम से जाने गए थे भाई? वो जाने गए थे बुद्ध जी के नाम से, है ना। गौतम बुद्ध, है ना। तो किस नाम से जाने गए थे सिद्धार्थ? वो जाने गए थे बुद्ध के नाम से ज्ञान प्राप्ति के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है देखो। इसमें बोल रहा है कि तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महिलनाथ और महावीर। दोस्तों जब भी हम लोग तीर्थंकरों की बात करते हैं तो टोटल कितने तीर्थंकर थे? टोटल थे 24 तीर्थंकर, है ना।
कितने थे भाई? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से हमको याद रखना है कि प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, है ना। कभी कभी प्रथम और अंतिम पूछते हैं और साथ में कुछ और भी, जैसे 23वें तीर्थंकर, है ना। तो अंतिम कौन थे भाई? अंतिम तो थे हमारे महावीर, है ना। कौन थे? महावीर, है ना। और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिख रहा है ऋषभदेव। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। इनको हम लोग 24वें तीर्थंकर भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि कुल तीर्थंकरों की संख्या थी 24। तो अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर हुए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना यहाँ पर, ये वाला। तो बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई, है ना। कहाँ पर आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है वत्स और पाटलिपुत्र और कौशाम्बी और राजगृह। तो दोस्तों बौद्ध संगति, जो पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। पहली, दूसरी, तीसरी, ये आपको पता होनी चाहिए बौद्ध संगति कहाँ कहाँ पर आयोजित हुई थी, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा था पहला, मतलब पहली बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह में आयोजित, है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है इसमें कि जियो और जीने दो किसने कहा। दोस्तों जियो और जीने दो का जो नारा था वो किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, और फिर महात्मा गांधी ने और पाश्चात्य ने, है ना। तो दोस्तों जियो और जीने दो जो कहा था वो कहा था महावीर स्वामी ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा। किसने बोला था जियो और जीने दो? वो बोला था महावीर स्वामी ने, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। अभी मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो बेसिकली घनानंद के बाद हुई थी, है ना, यानी कि नंद वंश के बाद हुई थी। नंद वंश था, है ना, मगध पर शासन करता था और इसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, है ना। तो क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य ने इसको पराजित किया और वहां पर क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि कब की थी और किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने 250 ईसा पूर्व में, या फिर अशोक ने 669 ईसा पूर्व में, या फिर बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। पहला शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? वो था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, और कब की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 20वां क्वेश्चन है और बोल रहा है कि अशोक जो था, अशोक बहुत महान शासक था मौर्य साम्राज्य का। बोल रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, है ना। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार और राहुल और समुद्रगुप्त, है ना। तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल, है ना। कौन था? कुणाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। कौन था भाई अशोक का उत्तराधिकारी? वो था कुणाल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और 21वां क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें बोला गया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अशोक ने बनवाया था, या फिर गौतम बुद्ध जी ने बनवाया था, या फिर चंद्रगुप्त ने बनवाया था, या फिर हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों सांची का जो स्तूप था वो बनवाया था आपका अशोक ने, है ना। किसने बनवाया था सांची का स्तूप भाई? वो बनाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? वो बनवाया था अशोक ने, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें पूछ रहा है कि 22वां क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, या फिर कौन था उसका संस्थापक। तो यहाँ पर ऑप्शन है चंद्रगुप्त, या फिर श्रीगुप्त, या स्कंदगुप्त, या फिर कुमारगुप्त ने, है ना। तो दोस्तों गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने, है ना। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? वो की थी श्रीगुप्त ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 23वां क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संस्कृति जो थी उसका स्वर्ण युग मतलब, या फिर स्वर्ण काल कह लो आप लोग, गोल्डन एज बोल लो, तो वो किसको माना जाता है। तो इनमें से देखेंगे हम लोग ऑप्शन में क्या बोला है। मौर्य काल को कहा जाता है, या फिर गुप्त काल को कहा जाता है, या फिर राजपूत काल को, या फिर चोल काल को, है ना। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? दोस्तों स्वर्ण युग जो कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एज जो कहा जाता है, वो कहा जाता है गुप्त काल को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। और इसमें बहुत सारा मतलब मंदिरों की स्थापना वगैरह हुई थी गुप्त काल को, इसलिए गोल्डन एज बोला जाता है ना, यानी कि स्वर्ण युग बोला जाता है। तो स्वर्ण युग किसको बोला जाता है? गुप्त काल को बोला जाता है। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? वो की थी श्रीगुप्त ने, है ना। श्रीगुप्त ने, ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना, है ना।
तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और अगला क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है 24वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि पाल वंश जो है उसका संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, है ना। तो आप सभी को ना सारे जितने भी वंश थे सबका पता होना चाहिए कि किसका संस्थापक कौन था, है ना। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन है गोपाल, या फिर धर्मपाल, या फिर देवपाल, या फिर रामपाल। तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था वो था मेनली गोपाल, है ना। किसने स्थापना की थी पाल वंश की, वो की थी गोपाल ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। किसने की थी पाल वंश की स्थापना, वो की थी गोपाल ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 25वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि ताइरान का युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, किस किस के बीच हुआ था, है ना। तहरान का जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिजली और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, है ना, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दोस्तों तहरान का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, है ना। और इसमें विजय किसकी हुई थी भाई, इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, है ना। और कब लड़ा गया था ये युद्ध, लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, है ना। तो तहरान का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और विजय किसकी हुई थी इसमें, जो विजय हुई थी भाई वो हुई थी इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय, है ना। तो ये चीज आपको याद होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। 26वां क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी भाई, यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश की बेटी थी, या फिर नासिरुद्दीन की बेटी थी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर बलबन की। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो थी इल्तुतमिश की बेटी, है ना। इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, और दूसरा रजिया सुल्तान जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है, प्रथम महिला मुस्लिम शासक, है ना। अभी यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था तो उसमें यही पूछा गया था कि प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो थी वो कौन थी। तो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी भाई रजिया सुल्तान, है ना, शासक कौन थी यहाँ पर, वो थी रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान। और दोस्तों ये किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, ये थी हमारी इल्तुतमिश की बेटी, है ना, इल्तुतमिश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 27वां, और यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि भारत पर तुर्क आक्रमण किसने किया था। पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ था वो किसने किया था भाई भारत पर। यहाँ पर ऑप्शन है महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, या फिर तैमूर लंग ने, या फिर चंगेज खान ने। तो दोस्तों पहला जो तुर्की आक्रमण हुआ था वो भारत पर किया था भाई तुम्हारा महमूद गजनवी ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो तुम लोग का राइट आंसर होगा। किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था तुर्क आक्रमण, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, इसमें पूछा गया है हमसे 28वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद गोरी ने, या फिर इल्तुतमिश ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर आराम शाह ने, है ना। तो दोस्तों गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, पहला गुलाम वंश जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तुम्हारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 29वां क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि महमूद गजनबी जो था भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, तो यहाँ पर ऑप्शन है 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार, है ना। तो दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया था, टोटल उसने किया था 17 बार आक्रमण किया था भारत पर भाई। महमूद गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। कितनी बार किया था, 17 बार आक्रमण, है ना। किसने किया था, महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिजली जो था, अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, है ना। देवगिरी पर जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिजली ने, उस टाइम पूछ रहा है कि देवगिरी का शासक कौन था, है ना। तो ऑप्शन है मलिक काफूर, और दूसरा है राणा रतन सिंह, और तीसरा है प्रताप रुद्रदेव, और चौथा है रामचंद्र देव, है ना। तो दोस्तों देवगिरी का उस टाइम पर जो शासक था वो हुआ करता था रामचंद्र देव, है ना। कौन था, रामचंद्र देव, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन था भाई देवगिरी का शासक, वो थे रामचंद्र देव, है ना। कब थे, जब अलाउद्दीन खिजली ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, है ना। तो यहाँ तक चीजें समझ आई। तो अगला क्वेश्चन देखें भाई हम लोग। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे। दोस्तों तुगलकनामा जो था उसके रचनाकार कौन थे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन है वर्णी, गुलबदन बेगम, और इशामी, और अमीर खुसरो, है ना। दोस्तों तुगलकनामा जो था उसके रचनाकार थे आपके आमिर खुसरो, है ना। कौन थे भाई, आमिर खुसरो। किसके रचनाकार थे, तुगलकनामा के रचनाकार, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पेपर की दृष्टि से, तो इसको याद रखना है कि तुगलकनामा के जो रचनाकार थे वो कौन थे, आमिर खुसरो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है,
का निर्माण किसने कराया था, है ना। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में है, अजमेर, है ना। तो अजमेर की जो ये मस्जिद है, पूछ रहा है कि इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर फिरोज तुगलक ने, या फिर बलबन ने। तो दोस्तों किसने कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है उसका निर्माण कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और इसमें पूछ रहा है हमसे 33वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक जो रोड है किसने बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। तो दोस्तों किसने बनवाई थी, यहाँ पर ऑप्शन है हुमायूं ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, और फिर बाबर ने, है ना। तो दोस्तों ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको बनवाने का श्रेय जाता है शेर शाह सूरी को। किसने बनवाई थी, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो एक मिनट, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर है 34, और इसमें बोला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, किसने लिखा था भाई हुमायूं नामा। तो आपके ऑप्शन है रोशन आरा बेगम ने, या फिर मुमताज महल ने, या फिर जहां आरा बेगम ने, या फिर गुलबदन बेगम ने। तो दोस्तों किसने लिखा था हुमायूं नामा, वो लिखा था गुलबदन बेगम ने, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखा था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा कि हुमायूं नामा के जो लिखा था वो लिखा था गुलबदन बेगम ने, है ना। चलिए देखते हैं फिर हम लोग अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, और पूछ रहा है इसमें कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1576 इसमें, या फिर 1605 ईस्वी में, या फिर 1660 ईस्वी में। तो दोस्तों कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, ये लड़ा गया था दोस्तों 1576 ईस्वी में, है ना। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था महाराणा प्रताप, आपका महाराणा प्रताप, है ना। महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था भाई, ये वर्सेस अकबर, है ना, अकबर, ठीक है। और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी अकबर की। तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच, महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच। और विजय किसकी हुई थी, विजय हुई थी उसमें अकबर की, है ना। जीता कौन था, अकबर जीता था, है ना। तो अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 36वां क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया, है ना। दोस्तों दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है अकबर ने, या फिर नूरजहां ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने। तो किसने कराया था भाई लाल किले का निर्माण, है ना। तो दोस्तों ये कराया था आपका शाहजहां ने, जिसने ताजमहल का निर्माण भी कराया था। तो कौन था भाई वो था शाहजहां, है ना। तो लाल किले का निर्माण किसने कराया था, लाल किले का वो कराया था शाहजहां ने, है ना। और पूछे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, वो भी इसने कराया था, है ना। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 37वां क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता था जिले को। तो ऑप्शन है यहाँ पर आहार, दस्तूर, सूबा, सरकार। सूबा तो हम लोग प्रांत को बोलते थे, है ना, मुगल दरबार में। पर जिले को जो बोला जाता था वो बोला जाता था सरकार, है ना, क्योंकि जिला तहसीलों में बटा होता था। तो जिलों को क्या बोलते थे भाई मुगल प्रशासन में, वो बोला जाता था सरकार, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा कि मुगल प्रशासन में जिले को बोला जाता था सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 38वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था। दोस्तों कहां पर हुआ था शिवाजी का राज्य अभिषेक। तो यहाँ पर है रायगढ़, या फिर कालानौर में, या फिर रायचूर में, या फिर आगरा में, है ना। तो दोस्तों कहां पर हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक, वो हुआ था रायगढ़ किले में, है ना। तो कहां पर हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 39वां क्वेश्चन है, और बोला है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, है ना। दोस्तों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं हम इसको, है ना। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, है ना। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्या होता था कि भाई ये अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में होता था ये युद्ध, है ना। ये युद्ध कहीं और पर होता था और उस वजह से भारत में भी छिड़ जाता था। किसके बीच होता था, फ्रांसीसियों के बीच, है ना। ऐसी पहला, द्वितीय, तीसरा सभी आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो कौन सी संधि थी भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन है पेरिस की संधि, वेनिस की संधि, या फिर सूरत की संधि, या फिर एला सापिल की संधि, है ना। तो कौन सी संधि थी भाई वो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पेरिस की संधि वो हुई थी तृतीय
के कर्नाटक युद्ध के बीच में, है ना, इस युद्ध के पश्चात हुई थी, है ना, संधि के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था, है ना। तो कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। कब हुई थी? तीसरे कर्नाटक युद्ध के बीच में। ये युद्ध कैसे लड़े जाते थे? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ करते थे भारत में, है ना, क्योंकि युद्ध स्टार्ट होता कहीं और पर भारत से अलावा, है ना, यूरोप में, और वहां से क्या होता था, फिर से भारत में जो भी अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी थे वो भी आपस में लड़ लिया करते थे, है ना। तो इसलिए तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था भारत में, उसकी जो संधि थी वो थी पेरिस की संधि, है ना। पेरिस में संधि हुई होगी और उसकी वजह से भारत में भी के समाप्त हो गया चलो युद्ध, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई फिर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? 40वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन है थॉमस स्मिथ था, या फिर राल्फ फिच था, या फिर रॉबर्ट क्लाइव था, या फिर टॉमस रो था, है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव को लगा करके आ जाओ। देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का पहला गवर्नर था। कहाँ का? बंगाल का, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी और जब पहली बार बनी थी तो उसमें 217 साझेदार थे, है ना, पार्टनर थे इसमें, साझेदार, है ना। तो उसमें क्या था? एक गवर्नर था और बाकी उप गवर्नर भी थे इसमें। तो जो इसमें गवर्नर था भाई पहला, वो था आपका टॉमस स्मिथ। कौन था? टॉमस स्मिथ, है ना, टॉमस स्मिथ, है ना, स्मिथ था। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये बेसिकली था बंगाल का गवर्नर। कब? जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था और बंगाल को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसके बाद से जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा भाई इसका? पहला गवर्नर कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ये था आपका टॉमस रो। आपको पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से पूछ रहा है ना। अगर वो पूछता कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन था इसका टॉमस स्मिथ, ये आपका राइट आंसर था, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? 41वां क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1753 ईस्वी में, 1764 में, 1757 ईस्वी में और 1773 ईस्वी में। तो कब हुआ था भाई ये युद्ध प्लासी का? ये युद्ध हुआ था भाई आपका 1757 ईस्वी में। किस तरीके से हुआ था कि भाई ये जो था आपका सिराजुद्दौला, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि 1757 में ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? एक तो भाई ये हुआ था अंग्रेजों के बीच, है ना, अंग्रेजों के बीच, है ना। और दूसरा ये हुआ था नवाब के बीच। कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब, है ना। तो कौन था भाई नवाब? वो था सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला, है ना, शायद से सही है, सिराजुद्दौला, ठीक है। और जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, नवाब का तो कर रहा था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों का कौन कर रहा था? वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और इसी के बाद से गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की, है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं काल कोठरी की जो घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों को इस भाई साहब ने, सिराजुद्दौला ने बंद करके मार डाला था। तो उसके बाद से क्या हुआ था? ये इन्फॉर्मेशन जब रॉबर्ट क्लाइव को मिली, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, है ना। तो बंगाल में जब ये घटना हुई तो मद्रास, शायद से मद्रास या फिर बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी जहां पर रॉबर्ट क्लाइव था, ये वहां से आता है और फिर इसके साथ युद्ध करता है सिराजुद्दौला के साथ, जिसमें इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज, नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और वो अंग्रेज व्यक्ति कौन था? सेनापति, वो था रॉबर्ट क्लाइव। किसकी विजय हुई थी इसमें? रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, है ना। तो बड़े भाई फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 42वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मणिकर्णिका, या फिर जयश्री, या फिर पद्मावती, या फिर अहल्या, है ना, अहल्या, है ना। ठीक है, तो क्या था भाई रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था, मूल नाम था, वो था मणिकर्णिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, इसमें बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना। 1857 की आप लोग क्रांति पढ़ते हो तो ये पूछ रहा था कि जो क्रांति थी इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो भाई वो था आपका, यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या फिर लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों उस टाइम पर गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, है ना। अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ ताकि आपकी ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर गवर्नर था कैनिंग, है ना। और जब ये क्रांति समाप्त हो गई थी तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति हो जाती है तो उसके बाद ये कंपनी रूल करना बंद कर देती है। हालांकि इसको पूरी तरीके से भारत में समाप्त नहीं किया जाता, है ना, इसको अलग बहुत आगे जाके समाप्त किया जाता है। पर जो रूल करने का जो वो था इसके पास हक, अब वो किसके पास चला जाता है? क्राउन के पास, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना क्राउन के अधीन शासन। कब पढ़ते हैं हम लोग क्राउन के अधीन शासन? वो पढ़ता है 1857 से लेके 1947 तक, है ना। तो इसके बाद ये जो क्राउन रूल आया था वो 1857 की क्रांति के बाद ही आया था। और जो ये तुम्हारा गवर्नर जनरल था भारत का, अब इसको बोला जाने लगा था वायसराय, है ना।
वायसराय। तो पहला वायसराय कौन था? वो था कैनिंग, है ना। और पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम, वो भी था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था? वो भी था लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें कुछ समझने वाली चीज थी, वो आपको समझा दी। बाकी वैसे तो हम लोग और गहराई में घुस सकते हैं इसके 1857 के, पर तुम्हारे लिए इतनी चीजें इनफ थी, तो बस, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है, 44वां क्वेश्चन था कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसमें जो बरेली विद्रोह था उसका नेता कौन था, है ना। अलग अलग जगह पर हुआ था, जैसे मेरठ में शुरू हुआ था ये विद्रोह। तो पूछ रहा है कि उस टाइम पर जो बरेली विद्रोह था उसका नेता कौन था, है ना। तो आपके ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह, या फिर कुंवर सिंह, या फिर वर्जिश कादिर, या फिर खान बहादुर खां, है ना। तो कौन था भाई? बरेली विद्रोह का जो नेता था वो था आपका खान बहादुर खां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा। कौन था? खान बहादुर खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 45वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो 1885 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, और ये किसके द्वारा होती है? हम लोग, ये होती है बाय एयू होमे, है ना। होमे जो थे, व्यक्ति जो थे, उनके द्वारा ये स्थापना की जाती है कांग्रेस की, ठीक है। इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसका जो पहला अध्यक्ष था, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब इसकी स्थापना होती है तो उसका पहला अधिवेशन भी होता है। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ था बंबई में, है ना, बंबई में, ठीक है। और इसमें टोटल जो व्यक्तियों ने भाग लिया था वो लिया था 72 प्रतिनिधि थे इसमें, जो भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या थी, है ना। तो अब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद और इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1885 ईस्वी में। पूछे किसके द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी एयू होमे के द्वारा, एयू होमे, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग WC बनर्जी बोलते हैं। और पहला अधिवेशन हुआ था इसका बंबई में। टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? उसमें लिया था 72 लोगों ने भाग, है ना। तो बस यही थी इस क्वेश्चन में समझने वाली चीजें। बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 46वां क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। अभी हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, INC जो थी, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो तो WC बनर्जी, है ना। वो तो ऑब्वियसली सी बात है, पुरुष थे। इसमें पूछ रहा है कि महिला अध्यक्ष कौन थी पहली। तो आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा, या फिर एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, है ना। तो पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, है ना। तो इसको ऐसे लिखो, देखो फीमेल जो थी वो थी एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट, ठीक है। और बाकी जो मेल थे, बाकी जो पहले शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पर कौन थे भाई? वो थे आपके WC बनर्जी। तो ये आपको याद रखना है, बनर्जी, ठीक है। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? वो थी एनी बेसेंट। और वे कौन थे? इसके अध्यक्ष होते INC की स्थापना के समय, वो थे WC बनर्जी, है ना। शुरू करें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं इसको। 47वां क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था भाई साहब, उसके समय वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था बंगाल के विभाजन के समय? तो ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन था, या फिर लॉर्ड डफरिन था, या फिर लॉर्ड हार्डिंग था, या फिर लॉर्ड मिंटो था। तो कौन था भाई साहब बंगाल के विभाजन के समय? वो था आपका लॉर्ड कर्जन। वॉयसराय कौन था उस टाइम पर इंडिया का? वो था इंडिया का वॉयसराय लॉर्ड कर्जन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। कौन था भाई साहब? लॉर्ड कर्जन था आपका वॉयसराय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, है ना। अंग्रेजों को बोला कि चलो भाई ये भारत छोड़ो, और पूछ रहा है कि कांग्रेस ने ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसका जो प्रस्ताव था वो किस वर्ष पारित किया। तो ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, या फिर 1941 में, या फिर 1946 में, या फिर 1942 में, है ना। तो दोस्तों जो आपका कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था वो किया था 1942 ईस्वी में, है ना। कब किया था? 1942। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव, है ना, या फिर अगस्त क्रांति, अगस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में, है ना। सॉरी, प्रस्ताव जो पारित हुआ था 1942 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक आपको कराए 49 क्वेश्चन, वो सभी की समझ में अच्छे से आए होंगे। और आप लोग एक बार अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मेरे कुछ इतने क्वेश्चन सही थे, है ना। तो 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी 39वां नहीं, 49वां। इसमें बोला गया है कि कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में किस वर्ष आया था, है ना। चलो इसको भी समझते हैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके। कैबिनेट मिशन क्या था? देखो
जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो हुआ ये था कि हमको आजादी चाहिए थी, है ना। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था, ये आया था बेसिकली संविधान सभा का निर्माण करने, है ना, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो संविधान है वो बन जाए और फिर हम अपना देश अपने आप चला सके, है ना। तो इसका जो उद्देश्य था वो था मेनली संविधान सभा की स्थापना करना, है ना। संविधान सभा जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसको सभा बोलते हैं, और जो संविधान बनाती है उसको बोलते हैं संविधान सभा, है ना। तो इसकी स्थापना करनी थी बेसिकली। तो ये जो कैबिनेट मिशन था भाई, ये आया था 1946 में, भारत में आया था ये बेसिकली। इसमें 3 व्यक्ति होते थे, अक्सर उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कौन थे भाई 3 व्यक्ति? पहले थे AB अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर, ठीक है, AB अलेक्जेंडर। दूसरे व्यक्ति थे स्टैफर्ड क्रिप्स, है ना, क्रिप्स। और भाई एक व्यक्ति कौन थे? एक तो एबी अलेक्जेंडर हो गए, दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स, और यार एक का नाम छोड़ो, एक का नाम मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और बेसिकली ये नाम अभी मेरी याद नहीं आ रहा, है ना। तो एक तो थे एबी अलेक्जेंडर और दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरा क्या था भाई? छोड़ो यार, ये मुझे नहीं पता अभी, खैर दिमाग में नहीं आ रहा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। बाकी मैं इस वीडियो को जब एडिट करूंगा तो यहाँ पर उनका नाम लगा दूंगा। मुझे ये क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी, तीसरा नाम क्या था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, बेसिकली यार अभी याद नहीं आ रहा। एबी अलेक्जेंडर, हाँ देखो यार आ गया याद। अब देखो मैं बताता हूँ कौन थे भाई। उस व्यक्ति का जो नाम था वो था लॉरेंस, वो पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो उसका जो नाम था पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस, है ना, लॉरेंस। तो तीसरा व्यक्ति भाई ये था, देखो ये नाम याद नहीं आ रहा था। तो 3 व्यक्ति थे, एक तो एबी अलेक्जेंडर, दूसरा स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा था पैथिक लॉरेंस, है ना। तो कैबिनेट मिशन योजना किस लिए आई थी? वो आई थी संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। इसमें बहुत सारी सीट आई थी, जैसे 389 सीट थी उसमें। ये तो बहुत डीप जाना पड़ेगा फिर। बाकी समझने वाली चीज यही थी कि क्यों आया था और किस वर्ष आया था और कितने मेंबर्स थे उसमें। तो भाई ये जो मेंबर्स की संख्या थी आपकी, ऑप्शन क्या थे आपके? 1941, 1942 और 1944 ईस्वी और 1946, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, 1946 ईस्वी, है ना। तो 1946 आपका राइट आंसर है कि कैबिनेट मिशन भारत इस वर्ष आया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये इस वीडियो का। और अभी तक अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली हो तो थैंक यू सो मच। बस इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन, है ना। तो उसमें मैं आपको जो पॉलिटी है उसकी बहुत अच्छे टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, है ना हम लोग इसको। तो उसका वेट करना है, बस इस वीडियो के तुरंत बाद तो नहीं, अगले दिन आपको वो वीडियो मिल जाएगी पॉलिटी की, है ना। तो ये वीडियो थी लुसेंट केस में क्या किया था हमने भाई, जबरदस्त निचोड़ था टॉप 50 क्वेश्चन का, जो कि यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम के लिए थे, है ना, कांस्टेबल, है ना। बहुत भारी वाले क्वेश्चन नहीं लिए इसमें कि बहुत भारी क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चंस थे ये, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो बस इस वीडियो का, और इसमें बोला क्या गया कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना। कौन थे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष? यहाँ पर ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और जेबी कृपलानी और सरदार पटेल, है ना। तो दोस्तों जो आपके अध्यक्ष थे ना जब आजाद हुआ था हमारा देश, वो थे जेबी कृपलानी, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का राइट आंसर है ना। तो भाई साहब यही था बस इस वीडियो में, टोटल 50 क्वेश्चंस थे, और आप लोग मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना रहा इस वीडियो में, है ना। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल आपको पता थे। तो चलिए दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, मैंने आज आपको टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस बताए हिस्ट्री के। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो यार इसको शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे की मेहनत लगी थी मुझे। अब आपको तो वीडियो लग रहा होगा कि 40-45 मिनट की है, बट इस पूरी पीपीटी को बनाना, फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड करना और फिर इसको एडिट करना, तो इसमें भाई साहब पूरे 5 या फिर 6 घंटे लगे, और फिर इसको यूट्यूब पर अपलोड भी करना, है ना। तो अगर आपको लगा हो कि ये मेहनत बिल्कुल जायज थी, आप लोगों को क्लास समझ में आई हो, तो प्लीज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना, है ना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना।